हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए बिजनेस लॉ सेमेस्टर 1 के छात्रों के लिए बिजनेस लॉ का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अनुबंध और ठहराव क्या होता है, अनुबंध और ठहराव के कितने प्रकार होते हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंट होता है, इसके क्या क्या नेचर्स होता है। तो ये सभी हम लोग आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप लोगों को, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के बारे में हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि वो वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे भी आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अनुबंध और ठहराव भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स या टॉपिक। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर मैं अब आप लोगों के लिए रेगुलर बिजनेस लॉ से लेके आप लोगों के सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक के जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं वे सभी के थ्योरी कंसेप्ट आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से क्लियर होने वाला है फ्रेंड्स। और आप लोगों का अच्छा प्यार रहा तो मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इस चैनल पे करवाऊंगी फ्रेंड्स। अकाउंट्स का जितना भी है आप लोगों का प्रैक्टिकल, वे सभी मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को करवा दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि अनुबंध क्या होता है और ठहराव क्या होता है। चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग को समझने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कोई अनुबंध किया जाता है तो दो व्यक्ति जरूर होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। तो फ्रेंड्स, कभी भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो 2 व्यक्ति होते हैं, न्यूनतम और अधिकतम 2 से बहुत सारे व्यक्ति के बीच में, यानी कि लगभग 20 से 30 व्यक्तियों के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इसका शाब्दिक मीनिंग क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध, सामान्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले वैध ठहराव को ही अनुबंध कहते हैं। यानी कि जो लीगल तरीके से कोई एग्रीमेंट किया जाता है उसे अनुबंध कहा जाता है। यानी कि किसी काम को करने के लिए कोई डिसीजन लिया जाता है या कोई व्यक्ति कोई काम को मिलकर करना चाहता है तो उसमें जो लीगल तरीके से एग्रीमेंट किया जाता है, कानूनी तरीके से, तो उसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। दोनों के व्यक्तियों की सहमति पे ही कॉन्ट्रैक्ट पास होता है। तो इसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी कि जो लीगल तरीके से एग्रीमेंट होता है उसे अनुबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो प्रत्येक ऐसा ठहराव जो पक्षकारों के मध्य में वैधानिक दायित्व और अधिकार उत्पन्न करता है, यानी कि कानूनी तरीके से दोनों ठहरावों का दायित्व को उत्पन्न करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों व्यक्तियों के बीच में दिया जाता है और उसके अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई बिजनेस किया जाता है पार्टनर में और दोनों व्यक्ति एक दूसरे में सहमति है कि चलिए हम लोग दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उस बिजनेस में जो भी लाभ होगा जो भी लॉस होगा हम लोग दोनों मिलके ही सहन करेंगे। यानी कि ये बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करवा लेते हैं कानूनी तरीके से। तो अगर इन फ्यूचर में बिजनेस में अगर किसी तरह का लॉस भी होता है या फिर कोई प्रॉफिट होता है तो दोनों बराबर के भागीदारी होंगे। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसे ही जब एग्रीमेंट किया जाता है कानूनी तरीके से, कोर्ट से एग्रीमेंट कर लिया जाता है, तो उसे ही अनुबंध कहा जाता है। अगला आ जाता है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है। यानी कि हम लोग पिछले वीडियो में भारतीय अनुबंध अधिनियम के बारे में बहुत ही डीप से पढ़े थे फ्रेंड्स, कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा के क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है। तो जैसे कि जो भी अनुबंध होता है, अनुबंध को एक ऐसा ठहराव माना गया है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो। यानी कि राजनियम यानी कि जो लीगल तरीके से डिसीजन लिया जाता है, लीगल तरीके से उसे एग्रीमेंट कर दिया जाता है, उसे कोर्ट के द्वारा मान्यता दिया जाता है, तो ऐसे ठहराव को ही
अनुबंध कहा जाता है। तो ये भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं कि अनुबंध की प्रकृति क्या है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका नेचर क्या क्या होता है। तो फर्स्ट में है कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, यानी कि फ्रेंड्स जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो ठहराव होता है, यानी पहले ठहराव किया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है, तभी कॉन्ट्रैक्ट पास होता है। तो सभी अनुबंध ठहराव होते हैं या कथन या सत्य कथन है। अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार एक ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, यानी कि अनुबंध कहलाता है। यानी फ्रेंड्स जितने भी अनुबंध होता है वो पहले ही एग्रीमेंट कर लिया जाता है। एग्रीमेंट यानी कि कोर्ट के द्वारा, राजनियम के द्वारा लीगल तरीके से एग्रीमेंट हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और इस परिभाषा से स्पष्ट भी हो जाता है कि केवल वही ठहराव अनुबंध होता है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है, यानी कि यहाँ पे इस अनुबंध को इस अधिनियम के तहत या क्लियर हो जाता है या स्पष्ट हो जाता है कि कौन अनुबंध होता है जो राजनियम के द्वारा, यानी कि जो कोर्ट के द्वारा जो लीगल तरीके से एग्रीमेंट किया गया है, कानूनी तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है लिखित तरीके से, वो अनुबंध कहलाता है। एक अनुबंध का निर्माण जो होता है आप लोगों का, एक अनुबंध का निर्माण होने से पहले एक ठहराव का होना आवश्यक है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, कभी भी जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एक ठहराव किया जाना आवश्यक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, यानी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वे सभी ठहराव होते हैं। अब आगे आता है फ्रेंड्स आप लोगों का सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, यानी कि जो ठहराव होते हैं सभी ठहराव अनुबंध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पहले कभी भी अनुबंध होगा तो अनुबंध करने से पहले ठहराव होगा, और अगर ठहराव नहीं होगा तो वो अनुबंध नहीं होगा। तो इसीलिए जितने भी ठहराव होते हैं वो अनुबंध नहीं हो सकते। कभी कभी कोई एग्रीमेंट ऐसा होता है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है, बस मुंह में ही कह दिया जाता है कि चलो हम तुमसे प्रॉमिस किए कि चलो ये काम करेंगे हम लोग दोनों मिलके, और बाद में ये मुकर जाता है और कोई कानूनी तरीके से एग्रीमेंट नहीं हुआ रहता है। तो इस तरह से वो अनुबंध, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि क्योंकि वो लिखित तरीके से और लीगल तरीके से ठहराव नहीं किया गया है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। यह एक कथन या सत्य कथन है, क्योंकि केवल वे ही ठहराव अनुबंध हो सकते हैं जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, यानी कि जो लीगल कोर्ट के द्वारा उसे परमिशन दे दिया जाता है, उन्हें उनके समझौते को पास कर दिया जाता है, तो वे ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है वही अनुबंध होता है। वे ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं केवल ठहराव ही बने रहते हैं, यानी कि जो ठहराव राजनियम के द्वारा पास नहीं किया जाता है तो वो ठहराव ही बनकर रह जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। इसीलिए सभी ठहराव अनुबंध नहीं हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे ठहराव हैं जो सिर्फ केवल ठहराव ही रहते हैं, अनुबंध नहीं रहते हैं। जैसे कि घरेलू एवं पारिवारिक ठहराव, जैसे कि हम लोग घर में अपने मम्मी पापा से या फिर घर में किसी तरह का कोई काम करते हैं, मम्मी पापा से कुछ काम करवाते हैं, या फिर सोसाइटी समाज का ठहराव किसी तरह का होता है। 4-5 लोगों का अगर कोई व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहा है तो दोनों व्यक्ति के बीच में समझौता करने के लिए अगर कोई काम किया जाता है, दोनों व्यक्ति को मिलाया जाता है और सिर्फ लोगों की सहमति से वे व्यक्ति राजी हो जाते हुए व्यक्ति और बाद में फिर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देता है, तो वो ठहराव ही रहता है, वो अनुबंध नहीं होता है। जैसे कि राजनीतिक ठहराव भी सिर्फ ठहराव बन के रह जाता है, अनुबंध नहीं होता है। फिर अनुबंध की क्षमता नहीं रखने वाले पक्षकारों द्वारा ठहराव जो किया जाता है वो भी ठहराव ही रह जाता है, अनुबंध नहीं होता। और अगला आ जाता है नेक्स्ट में बिना प्रतिफल के ठहराव, यानी कि कोई उसका उद्देश्य ना होना तो वो भी ठहराव ही बन के रह जाता है। अवैधानिक प्रतिफल वाले ठहराव, यानी कि जो
इलीगल होते हैं वो ठहराव ही बन के रह जाते हैं। अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव जिसका कोई निश्चित उद्देश्य ना हो वैसा भी ठहराव ही बन के रह जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है, यानी कि अनुबंध नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा गया है कि सभी ठहराव अनुबंध नहीं हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं कि अनुबंधों या ठहरावों के कितने प्रकार हैं और किस तरह से विभाजित किया गया है। देखिए यहाँ पे वैध ठहराव या अनुबंध, यानी जो लीगल तरीके से ठहराव किया जाता है वो, और अनुबंध जो लीगल तरीके से होता है। वैध अनुबंध वह ठहराव है जिसमें वैध अनुबंध के सभी आवश्यक लक्षण होते हैं, यानी कि जो लीगल यानी कि जिसे कि वैध कहा जाता है। तो वैध ठहराव वह ठहराव होता है जिसमें सारे वैधानिक तत्वों को अपनाकर एग्रीमेंट किया जाता है। वे सभी ठहराव अनुबंध होते हैं जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। और देखिए अगला आ जाता है आप लोगों का व्यर्थ या शून्य ठहराव, यानी जिस ठहराव का कोई एग्रीमेंट नहीं होता, वो इलीगल तरीके से किया जाता है, वो भी एक अनुबंध और ठहराव के प्रकार में ही शामिल किया जाता है। व्यर्थ या शून्य ठहराव अनुबंध अधिनियम की धारा 2G के अनुसार जो ठहराव राजनियम के द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता व्यर्थ ठहराव कहलाता है। व्यर्थ ठहराव का वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है एवं इसका कोई कानूनी प्रभाव भी नहीं होता है। तो यानी कि फ्रेंड्स, जो ठहराव राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता, राजनियम के द्वारा लागू नहीं किया जाता है, उसे राजनियम के द्वारा मान्यता नहीं दिया जाता है, तो वैसा ठहराव को व्यर्थ और शून्य ठहराव माना जाता है। अगला आप लोगों का आ जाता है व्यर्थ ठहराव। व्यर्थ ठहराव यानी कि व्यर्थ कॉन्ट्रैक्ट। व्यर्थ अनुबंध अधिनियम की धारा 2J के अनुसार एक अनुबंध जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तित होने से रुक जाता है वह व्यर्थ माना जाता है, व्यर्थ बन जाता है, या अनुबंध बनाने के समय वैध होता है लेकिन बाद में परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण व्यर्थ माना जाता है। यानी कि कभी कभी कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्रेंड्स, जो कि जब कोई समझौता किया जाता है, कोई मत दिया जाता है, दो व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश जब परिस्थिति बदल जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस टाइम ये भी व्यर्थ हो जाता है। व्यक्ति जब अपने आप को दोषी ना मानकर वो खुद में अगर किसी तरह का परेशानी आ जाता है उसके बीच और परिस्थिति में परिवर्तन होता है, तो ऐसे में भी कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ माना जाता है। तो आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, व्यर्थ अनुबंध अधिनियम कितने धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा 2J के अनुसार व्यर्थ माना जाता है अधिनियम को जब कोई परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का व्यर्थनीय या शून्य करणीय अनुबंध, यानी कि जो व्यर्थ यानी कि उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, या फिर शून्य करनी यानी कि जीरो हो जाता है, उसका कोई मान नहीं रह जाता है, तो ऐसे अनुबंध को भी व्यर्थनीय ठहराव माना जाता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 2I के अनुसार वह ठहराव जो एक या एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा पर प्रवर्तनीय होता है। यानी कि जो ठहराव किया जाता है फ्रेंड्स, तो जब भी ठहराव किया जाता है तो एक या एक से अधिक व्यक्ति जरूर होते हैं। अगर एक व्यक्ति खुद में अगर एग्रीमेंट करवाना चाहे तो वो ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी एग्रीमेंट करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, या फिर दो से अधिक पक्षकार भी हो सकते हैं, और दोनों की सहमति होगी तभी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर नहीं व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। अगर एक पक्ष एग्रीमेंट करवाना चाह रहा है और दूसरा पक्ष अपने एग्रीमेंट से खुश नहीं है, तो ऐसे भी एग्रीमेंट व्यर्थ ही माना जाएगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विफल हो जाएगा। अनुबंध केवल पीड़ित पक्षकार की
इच्छा पर व्यर्थनीय हो सकता है। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और पीड़ित यानी कि किसी तरह का कोई लॉस हो जाता है और किसी कारणवश वो अपने आप को कमज़ोर फील करने लगता है और वो अपने आप को सोचने लगता है कि अब मैं यह समझौते से खुश नहीं हूँ, तो इस तरह से ये भी व्यर्थनीय हो जाता है और वो समझौता को तोड़ देता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की स्थिति में आ जाता है, तो ये भी व्यर्थ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का अवैध ठहराव। अवैध ठहराव यानी कि व्यर्थ के ही रूप में यह भी माना जाता है, यानी कि ये अनलीगल तरीके से जो ठहराव किया जाता है वह ठहराव जो राजनियम द्वारा वर्जित होता है, अवैध ठहराव कहलाता है, वह कानून द्वारा दंडनीय भी होता है। इसके संपार्श्विक ठहराव भी अवैध होते हैं, यानी कि ऐसा ठहराव जो फ्रेंड्स की कानून के द्वारा उसे कोई मान्यता ही नहीं है, वो ठहराव जो अलीगल है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, चोरी हो गया या फिर किसी तरह का कोई चोरी का सामान में ठहराव कर रहा है या फिर कोई ऐसा काम जो कि सरकार उस पर प्रतिबंध लगा चुका है और वैसी चीजों पे वो एग्रीमेंट करके वो काम करना चाह रहा है दो व्यक्ति मिलकर, और अगर किसी तरह का धोखाधड़ी दोनों के बीच में हो जाता है, दोनों बाद में अपने अपने काम से मुकरने लगे, अपने अपने काम को नहीं करना चाहने लगे और फिर कोई व्यक्ति अगर ज्यादा होशियार हो गया तो और किसी तरह का प्रॉफिट हो जाता है और किसी तरह का लॉस हानि होता है, तो ये कानून की नज़र में अच्छा नहीं है, गलत है। तो अगर पकड़ा भी गया तो उसे कानून के द्वारा उसे दंड भी मिल सकता है, तो ये अवैध ठहराव होता है, इसमें कानून कोई सहारा नहीं दे सकता है। तो आगे आ जाता है आप लोग का नेक्स्ट पॉइंट अस्पष्ट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का अस्पष्ट एवं ग्रहित अनुबंध। अस्पष्ट यानी कि वैसा अनुबंध जो कि अस्पष्ट होता है, उसमें किसी तरह का कोई धोखाधड़ी बाद में हो, कोई अगर अपना काम से मुकर भी रहा है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकर भी रहा है, अगर इन फ्यूचर में लाभ हो जाता है और वो खुद को ज़्यादा अगर डिवाइड नहीं करता है प्रॉफिट को, और अगर लॉस हो जाता है लॉस को भी अपने ऊपर नहीं लेता, अपना दायित्व तो नहीं निभाता है, तो ऐसे में वो कोर्ट का सहायता यानी कि कानून का सहायता ले सकता है, कानून उनकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहेगी। तो इसे अस्पष्ट अनुबंध कहा जाता है, जो कि लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा अनुबंध या अस्पष्ट अनुबंध कहलाता है, यानी कि लिखित तरीके से एग्रीमेंट कर दिया जाता है। एक अनुबंध जिसका निर्माण शब्दों से ना होकर पक्षकारों के आचरण या कार्य से होता है, ग्रहित अनुबंध कहलाता है। यानी कि फ्रेंड्स जो अनुबंध लिखित या मौखिक ना होके अपने काम को एक दूसरे को कर कार्य को करता है, तो उसे ग्रहित अनुबंध कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे से अनुबंध के मीनिंग को समझे और ठहराव के मीनिंग को, अगर आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग अच्छे से इसका एक्सप्लेन करके लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।